Good morning, dear student. Today's topic is coagulation of blood. Coagulation को blood clotting भी बोला जाता है. You know that when you cut your finger and hurt yourself, you want does not continue to be bleed for a long time. क्या होता है जब भी आपकी फिंगर कट जाती है या फिर आप हर्ट होते हैं तो आपका जो घाव होता है वहाँ से बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग नहीं होती है. यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम. जो ब्लड वहाँ से निकलना होता है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है. डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? ब्लड एक्सहैबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी इंजरी और ट्रामा. तो जब भी आपकी बॉडी सरफेस में कोई इंजरी या फिर ट्रामा होता है, ट्रीटमेंट के लिए कोई कोई भी ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है. वहाँ पर कोएगुलेशन या क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ये एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा बॉडी से एक्सेसिव लॉस ना हो पाए किसी चीज़ का, ब्लड का. यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फ्रॉम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपने देखा होगा कि जिस भी पार्ट में आपके लगी होती है वहाँ पर कुछ टाइम बाद रेडिश ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म हो जाता है. ठीक है. It is a clot or coagulation formed mainly a network of threads called fibrins. ये क्या होता है? ये जो रेडिश ब्राउन कलर का स्कम हमें दिखाई देता है ये ही क्लॉट होता है. और ये किस चीज़ से बनता है? ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड से मिल करके बना होता है जिन्हें क्या बोलते हैं? फाइब्रिन्स बोलते हैं. इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड. और इन थ्रेड्स में, इन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स में या फिर इन फाइब्रिन्स में जो डेड या डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं या फिर ट्रैप्ड हो जाते हैं. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. तो हमारे प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है थॉम्ब्रिन, जो हमारे प्लाज्मा में दूसरे एंजाइम जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, जो हमेशा इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये थॉम्ब्रिन एंजाइम हेल्पफुल होता है. Thombrins in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. और ये थॉम्ब्रिन जो एंजाइम होता है ये भी प्लाज्मा में एक इनएक्टिव सब्सटेंस से क्रिएट होता है और उसका नाम क्या होता है? प्रोथॉम्ब्रिन. एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थॉम thrombokinase is required for the above reaction. और इन दोनों रिएक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स ज़रूरी होता है और उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेज. और इस थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से सबसे पहले जो प्रोथॉम्ब्रिन है वो थ्रोम्बिन्स में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बिन्स इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करता है और जिसकी वजह से फाइब्रिन्स का फॉर्मेशन होता है. दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस. कैस्केड प्रोसेस इसे बोला जाता है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेज. और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं वो हेल्पफुल
होते हैं। इन एन इंजरी और अ ट्रामा स्टिमुलेट द platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है या फिर ट्रामा होता है, तो इस इन ट्रामा की वजह से जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो ब्लड में रिलीज़ करते हैं सर्टेन फैक्टर्स को, जो क्या करते हैं, जो हमारे कोएगुलेशन की मैकेनिज्म को एक्टिव करने का काम करते हैं। सर्टेन फैक्टर रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। इसके अलावा जो टिश्यू होती है जहाँ पर भी इंजरी हुई होती है, वो खुद भी क्या करती है, बहुत सारे फैक्टर को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। इसके अलावा कैल्शियम आयन भी जो होते हैं वो क्लॉटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिम्फ। इसको क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, जब भी ब्लड पास होता है कैपिलरीज के द्वारा टिश्यू में, some water along with many small water soluble substance move out into the space between the cell of tissue, leaving a large protein and most of the formed element in the blood vessel। तो क्या होता है, जब भी कोई ये माना एक है कैपिलरी है और इससे एडजेंट क्या है, यहाँ पर एक टिश्यू है, तो इस टिश्यू के बीच में कुछ वाटर, इन टिश्यू के बीच में जो ये सारी सेल्स हैं एक टिश्यू की, तो इन सेल्स के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो जब भी इस कैपिलरी से ब्लड फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से वाटर और कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इन सेल्स के बीच में जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ चले जाते हैं। दिस फ्लूइड राइज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। तो इसी फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। इसके पास वो ही मिनरल पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, gases etc between the blood and the cell always occur through this fluid। तो हमेशा टिश्यू में जो न्यूट्रिएंट हैं और गैसेस हैं उनका एक्सचेंज करने में ये फ्लूइड हमें हेल्प करता है। एन elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major veins। इसके बाद जो एक नेटवर्क होता है इन वेसल्स का, जिनके द्वारा टिश्यू फ्लूइड टिश्यू के अंदर पहुंचता है, वो दोबारा से इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और उसे दोबारा से ड्रेन कर देता है मेजर वेन्स में। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, सारा जो वेसल्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं फ्लूइड को और उसे ड्रेन कर रहे हैं मेजर वेन्स में। इसके अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसी को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इस फ्लूइड में, लिम्फ के अंदर क्या रहता है, ये कलरलेस फ्लूइड रहता है और इसके अंदर कुछ लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहते हैं और लिम्फोसाइट जहाँ पर भी नाम आते हैं वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड होते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो ये न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और साथ ही साथ हार्मोन्स को कैरी करने वाला एक क्या है, इम्पोर्टेंट कैरियर है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द lacteals present in the interstitial villi। तो जहाँ पर
एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, विली पाए जाते हैं, और फैट्स का एब्जॉर्प्शन लिम्फ द्वारा इन्हीं विली के अंदर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी पाथवे। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। सर्कुलेटरी जो पैटर्न होता है जिसके द्वारा ब्लड क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर जाता है, वो दो टाइप का होता है, एक तो ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का। ये ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड और मोलस्का में पाया जाता है। इन विच ब्लड pumped by the heart pass through large vessels into open sac or body cavities called sinus। तो इनमें ऑर्थोपोड्स में और मोलस्का में क्या होता है, जब भी ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट से तो वो सीधे किस में चले जाता है, एक लार्ज वेसल्स में जाता है, और वो लार्ज वेसल्स बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ओपन होते हैं, और उन उसको क्या बोला जाता है, सिनेसिस बोला जाता है। Annelid and chordates have a closed circulatory system। Annelids में और chordates में हमेशा closed circulatory system पाया जाता है, in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels। तो closed सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, क्लोज नेटवर्क होते हैं, यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर क्या जाता है, ब्लड जाता है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी रेगुलेटेड मैनर में होता है, तो ये क्या है, ये काफ़ी एडवांटेजियस फ्लो है। ऑल वर्टिब्रेट पोसेसेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं सब में क्या पाया जाता है, एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी कि उसमें अलग अलग चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट। फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है विथ एन आर्ट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। इसमें केवल एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, एम्फीबियंस एंड द reptiles except crocodile have three chambered heart with two arteria and one single ventricle। तो यहाँ पर दो आर्ट्रिया प्रेजेंट रहते हैं किस किस में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में। क्रोकोडाइल में जो होते हैं वो फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी रेप्टाइल्स हैं सब में थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, और उनमें से दो आर्ट्रिया होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होते हैं। Whereas crocodile bird mammal possesses four chambered heart with two arteria and two ventricles। ठीक है, तो जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड हैं और क्रोकोडाइल हैं सब में फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिनमें टू आर्टरिया और टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड with which is oxygenated by gills and supplied to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart। इसको क्या बोला जाता है, सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या होता है, फिशेस में हार्ट जब पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है गिल्स में, जहाँ पर ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, और गिल्स के द्वारा ये सप्लाई किया जाता है पूरे बॉडी पार्ट को। और पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिटर्न हो जाता है कहाँ, हार्ट में। तो इसको बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। केवल एक बार ब्लड हार्ट से निकल करके गिल्स में जाता है, और गिल्स से पूरी बॉडी में जाता है, और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से हार्ट में पहुंच जाता है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और थ्री चैम्बर्ड में से टू चैम्बर्ड क्या होते हैं, आर्ट्रिया के होते हैं। तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड
रिसीव किया जाता है फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन। एंड द राइट एट्रियम गेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स। और जो राइट वाला होता है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है। हाउएवर दे गेट मिक्सड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इसे बोला जाता है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और राइट वाला क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। लेकिन उसके बाद वो जब वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोला, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल जाता है। इसके बाद इन बर्ड एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टिया रिस्पेक्टिवली passes on to the ventricle of the same side। इसके बाद अगर हम बात करें बर्ड्स और मैमल्स की, तो यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड में, सॉरी ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड में और डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड में के आर्ट्रिया में पहुँचते हैं और वहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचते हैं कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट वाले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचते हैं, राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुँचते हैं। ठीक है, द वेंट्रिकल पंप आउट विदाउट मिक्सिंग अप, दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दोज ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाता है, लंग्स के पास। और लंग्स में जा कर के वो ऑक्सीजनेटेड होकर के वो ब्लड कहाँ आते हैं, राइट वाले, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आता है। और जो आर्ट्रियम में लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे बॉडी के पास जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाथवे पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, या फिर इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। थैंक यू।